दिल्ली में आज जबरदस्त हलचल का दिन है। केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। कल वो आधिकारिक तौर पर इस्तीफा देने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आज आम आदमी पार्टी में मंथन का लंबा दौर चलने वाला है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि केजरीवाल जाएंगे तो उनकी जगह कौन लेगा, और ये बात सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल ही जानते हैं कि वो अपनी कुर्सी किसको सौंपेंगे। लेकिन आखिरी फैसला हो इससे पहले चर्चा होगी और मंथन भी किया जाएगा। सवाल है कि आखिर केजरीवाल ने इस्तीफे का दांव क्यों चला। सीएम का पद छोड़ने के पीछे उन्होंने राजनीतिक फायदे नुकसान का क्या आकलन किया है, केजरीवाल का इस्तीफा कितना जरूरी था और इसके पीछे कहां तक केजरीवाल की मजबूरी थी। दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। डंके की चोट पर जेल से सरकार चलाते रहे अरविंद केजरीवाल खुली हवा में आते ही मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ने का ऐलान करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। अपने इस्तीफे के साथ साथ ये भी घोषणा करते हैं कि मनीष सिसोदिया भी फिलहाल सत्ता से दूर रहेंगे। तो सवाल उठता है कि आखिर 177 दिन जेल में बिताने के बाद केजरीवाल को इस्तीफा देना जरूरी क्यों लगा। क्या केजरीवाल के इस्तीफे की वजह डैमेज कंट्रोल की कोशिश है? क्या इस्तीफे के साथ ही केजरीवाल ने यह मान लिया है कि अब तक इस्तीफा ना देना एक भूल रही? क्या केजरीवाल को यह एहसास हो गया है कि इस्तीफा ना देने से उनकी नैतिक और कट्टर ईमानदार वाली छवि को नुकसान हुआ है, या फिर केजरीवाल को मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ रहा है क्योंकि जमानत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शर्तें भी नत्थी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम दफ्तर जाने, फाइलों पर दस्तखत करने की पाबंदियां थोप रखी है और केजरीवाल को यह समझ में आ गया है कि अधिकार विहीन मुख्यमंत्री रहने से बेहतर है कि कुर्सी छोड़ देने का नैतिक दांव आजमाया जाए। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। केजरीवाल के इस्तीफे के पीछे की तमाम गुणा भाग का निचोड़ यही है कि फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहने में उन्हें बहुत ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा। दिल्ली का चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। दिल्ली में 8 फरवरी 2020 को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। 12 फरवरी 2020 को 7वीं विधानसभा का गठन हुआ। 16 फरवरी 2020 को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 7वीं विधानसभा की पहली बैठक 24 फरवरी 2020 को हुई, यानी 23 फरवरी 2025 तक 7वीं विधानसभा अस्तित्व में रहेगी, बशर्ते उससे पहले विधानसभा भंग न कर दिया जाए। मतलब ये कि 23 फरवरी 2025 से पहले दिल्ली में नई सरकार गठित हो जाएगी। सिर्फ 5 महीने का सवाल था और शायद इसलिए केजरीवाल को इस्तीफे का रास्ता ज्यादा मुफीद लगा। नवंबर में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, उसी के साथ साथ दिल्ली में भी चुनाव करवाए जाएं और इस चुनाव में दिल्ली की जनता अपना जनादेश देगी, अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल पर जनादेश देगी। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सारे भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं, लेकिन इतने थेथर हैं कि जेल से निकलते हैं लगता है कि कोई राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए गए थे। तो अब सबसे ज्यादा दिलचस्प ये देखना है कि केजरीवाल अगले 5 महीने के लिए अपनी विरासत किसे सौंपते हैं। केजरीवाल के विश्वास परीक्षण में कौन चेहरा खरा उतरता है, क्योंकि ये तय करना भी उनके लिए आसान नहीं होगा। झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ जो कुछ भी हुआ उससे केजरीवाल जरूर अतिरिक्त सावधानी बरतना चाहेंगे। अमित भारद्वाज के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। तो सीएम पद की रेस में कौन कौन प्रबल दावेदार हैं वो आपको दिखा देते हैं। इसमें सबसे आगे नाम आतिशी मरलेना का चल रहा है। केजरीवाल की विश्वस्त बताई जाती है और जिस दौरान मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जेल में थे, ये मुखर होकर सामने आई। संकट में इन्होंने मोर्चा संभाला, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी और पार्टी का महत्वपूर्ण महिला चेहरा भी है, ये भी आतिशी के फेवर में है।
फिलहाल परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी इस रेस में आगे चल रहे हैं, उनका नाम भी सामने आ रहा है। पार्टी का जाट चेहरा है, वो भी प्रबल दावेदार के तौर पर माने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बाहरी दिल्ली में इनका वोट बैंक पर असर है, इसलिए ये भी सीएम पद पर काबिज हो सकते हैं और हरियाणा चुनाव में इसका फायदा भी केजरीवाल की पार्टी को हो सकता है। सौरभ भारद्वाज पार्टी और सरकार में बेहद एक्टिव हैं, थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। मुखर तौर पर अब ये कह रहे हैं कि पार्टी के हित में ये फैसला लिया गया है। बीजेपी पर हमेशा वो आक्रामक रहे और केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन में सबसे आगे सौरभ भारद्वाज ही रहे। वहीं पार्टी और सरकार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। गोपाल राय भी अन्ना आंदोलन से ही केजरीवाल के साथ हैं, ये भी प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी में पूर्वांचल का ये चेहरा है। इसके साथ ही जितने भी आंदोलन अभी तक केजरीवाल ने किए हैं, सब में ये केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आए। वरिष्ठ नेता हैं और अन्ना आंदोलन से ही साथ हैं। और थोड़ी देर पहले सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। मैं आपको बताऊं, आपको जितनी जानकारी है उतनी ही मुझे जानकारी है। आप जैसे कयास लगा सकते हैं, मैं भी वैसे ही कयास लगा सकता हूं, मगर आपका कयास लगाना ठीक है, मेरा कयास लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं उसका स्टेक होल्डर हूं। इसलिए जो है अभी तक मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। जैसे ही चर्चा होगी सबसे पहले आप ही को बताना, और कहां बताएंगे बताओ, आप ही को तो बताएंगे, तभी तो आप लोगों को तो बताएंगे। तो जैसे ही चर्चा होगी मैं बताऊंगा कि मंगलवार को जो पहला वर्किंग डे आता है उसमें मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे को दे देंगे और इस्तीफा जैसे ही मंजूर होगा उसके बाद विधायक दल की जो है बैठक होगी। विधायक दल अपना एक नेता चुनेंगे, जो नेता चुना जाएगा वो अपना स्टेक टू पावर, जो अपना क्लेम है, वो उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना क्लेम देंगे, क्योंकि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमारे 60 विधायक हैं। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रेया हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, एक तस्वीर तो उन्होंने साफी की कि देखिए वो पहले ऐलान कर चुके हैं, इस्तीफा तो दे ही रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन सस्पेंस अभी भी उन्होंने भी कायम रखा और ये कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन ऐसे में एक ऐसा चेहरा लाना बहुत जरूरी होगा जो पार्टी को भी साथ लेकर चल पाए, सारे फैसले साथ ले पाए और जिसके अंदर खुद के लिए कोई महत्वाकांक्षा ना हो। देखिए, सौरभ भारद्वाज के जवाब को अगर हम ध्यान से देखें, उसका आकलन करें तो वो भरत के खड़ाऊ की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसा भरोसेमंद चेहरा जो कि अगले 6 महीने तक सरकार को चला सके और जो तमाम नीतियां हैं चुनाव से पहले उन पर जोर दे सके। अहम बात यह भी है कि यहाँ पर अब आम आदमी पार्टी ने भूमिका बनानी शुरू कर दी है दिल्ली विधानसभा चुनाव की, और सीधे तौर पर आपने सौरभ भारद्वाज की बातों को सुना हो तो वो भाजपा पर प्रहार करते हुए नजर आए हैं। उनकी तमाम बातें आज भाजपा से जुड़ी हुई रही। दूसरी अहम जानकारी जो मिल रही है अर्पिता, वो ये भी है कि कल ये अब तय है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, क्योंकि कल सरकारी दफ्तर खुल जाएंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक कब होगी ये भी एक सवाल था। तो इसे भी अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि जब अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मंजूर हो जाएगा उसके बाद ही विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। और आम आदमी पार्टी ये उम्मीद जता रही है अर्पिता कि अगले एक हफ्ते में जो नया मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो शपथ ले चुका होगा। तो देखना होगा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद अहम बैठक बुलाई गई है। आज शाम आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक है। तो केजरीवाल के घर पर नए सीएम के नाम पर चर्चा और मंथन का दौर इस पीएसी बैठक में चलेगा। सुबह से ही सूत्रों वाले से खबर मिल रही थी कि शाम को इस बैठक, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की यह बैठक बुलाई गई है, जब सीएम पद के चेहरे पर मोहर लगा सकती है। हालांकि सौरभ भारद्वाज जब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उनका ये कहना था कि एक हफ्ते के भीतर नया सीएम शपथ ग्रहण करेगा। तो पंकज जैन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, अब जो ये पीएसी की बैठक होने वाली है, इसमें चेहरे पर मोहर लग जाएगी या फिर अभी थोड़ा वक्त बाकी रहेगा, क्योंकि ये लगभग तय ही हो चुका है और केजरीवाल अपने मन में डिसाइड कर चुके हैं कि किसे सीएम का पद सौंपना है।
देखिए नेहा, कुछ नाम हैं और उन नामों को लेकर चर्चा होनी है। तो सबसे पहले राउंड में तो मीटिंग मनीष सिसोदिया के साथ होगी, जहां पर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चा होगी। मंत्रिमंडल और विधायक, इनमें से कौन सा वो चेहरा हो सकता है। दावेदारी सबसे ज्यादा मंत्रिमंडल के चेहरों पर ही, जो तमाम संभावित नाम हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। दूसरी अहम बात जो अभी जानकारी सामने आई है, हमारी आम आदमी पार्टी नेताओं से बातचीत हुई कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक आज शाम को होगी। 5 बजे के बाद कभी भी ये बैठक हो सकती है और इसमें तमाम पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। जाहिर है कुछ लोग अरविंद केजरीवाल के घर आएंगे और कुछ नेता जो हैं वो फोन से इस मीटिंग में शामिल होंगे। लेकिन इस दौरान सबसे अहम मुद्दा होगा मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, और इसे लेकर जो तमाम नाम होंगे उसे लेकर चर्चा की जाएगी। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अब गंभीर समय है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि एक तरफ आपको प्रचार में उतरना है और दूसरी तरफ आपको सरकार भी चलाना है। अगर आप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वो कैसे सरकार चलाएगा, उसके क्या फैसले होंगे और उसका जनता पर कितना असर होगा, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी भी तैयार है अपने पूरे प्लान के साथ। तो कहीं ना कहीं आज बैठकों का दौर है और इस बैठक में आज कहीं ना कहीं एक झलक हमें देखने मिल सकती है शाम तक या रात तक कि वो चेहरा कौन होगा। श्रेया भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। श्रेया, ये जो नया मुख्यमंत्री होगा ये किस आधार पर तय करेंगे? क्या महिलाओं को तवज्जो देने के लिए, महिलाओं को आकर्षित करने के लिए आतिशी हो सकती हैं, या जाट को रिझाने के लिए गहलोत हो सकते हैं? क्या इन पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा या सिर्फ एक चीज ध्यान रखी जाएगी कि जो भारत की तरह खड़ाऊ लेकर बैठा रहे और जब हालात बदले तो वो 1 मिनट भी हिचके नहीं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को लेकर? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिकल अभी प्रेजेंस है, जितनी भी उतार चढ़ाव लेकर पॉलिसी के पूरे घोटाले के बाद उन्होंने देखा है इम्पोर्टेंस उनके लिए लॉयल फेस और जो पार्टी के साथ लॉयल रहेगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन जहां तक बात मैसेजिंग की है तो ये पॉसिबल है कि ऐसे चेहरे को भी सामने लाया जाए जो आने वाले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को बेनिफिट दे। तो दोनों ही सिचुएशन और कॉम्बिनेशन के साथ रखा जाएगा। पहले पीएससी की बैठक जैसे पंकज बता रहे थे वो होने के बाद हम देखेंगे विधायक दल की भी बैठक होगी, जिसमें पूर्ण तरीके से जो नया चेहरा, जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली का, वो सामने रखा जाएगा। इसके अलावा अब इस वक्त आम आदमी पार्टी में हलचल तेज है। दोनों सहयोगी का हम रुक करें उससे पहले आपको सुना देते हैं कि सौरभ भारद्वाज अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम पद के चुनाव को लेकर क्या कुछ कह रहे थे। एक आदमी वहां पे बैठा था, वो बोला सर मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया कि जेल में रह के रिजाइन नहीं किया। अगर जेल में रह के रिजाइन करते तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि हमारे दबाव में रिजाइन करना पड़ गया। मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए और खुद अपनी मर्जी से रिजाइन किया। ये मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया। तो पंकज जी, कई सवाल देखिए उठते रहे कि ये अब इस्तीफा जरूरी था या मजबूरी था, लेकिन अब जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं नजरें देखिए उस पर है। बैठक एक चल रही है, विधायक दल की बैठक कब होनी है, कब इस पर अंतिम मोहर लग जाएगी और कब ये पता चल पाएगा कि कौन होगा नया मुख्यमंत्री? बिल्कुल, देखिए आज ऐसा लगता है कि सेमीफाइनल है, क्योंकि आज जो 2 बड़ी बैठक है इस दौरान कहीं ना कहीं ऐसे नाम पर फाइनल हो जाएंगे तमाम नेता कि इसे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है। और जैसा कि हमने देखा है कि जब बैठक होती है तो कई नामों को लेकर चर्चा होती है। सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त जो सरकार है, जो सरकार का कामकाज है, उसमें एक पावर जो है वो उपराज्यपाल के पास भी है। और आम आदमी पार्टी सरकार को आपने देखा होगा कि पिछले दिनों किस तरह उनका एलजी दफ्तर के साथ या केंद्र सरकार के साथ झगड़ा चलते रहा है। तो ये काम को करवाना और उसका अनुभव रखना कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसलिए भी ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में से ही कोई ऐसा चेहरा हो सकता है जिसको अंदाजा हो कि सरकार कैसे चलती है, नोट कैसे तैयार होते हैं, फाइलें कैसे बनती हैं। हालांकि जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि अरविंद केजरीवाल चौंकाने वाले फैसले लेते हैं और देखना होगा कि क्या इन्हीं में से कोई नाम का ऐलान हो जाता है विधायक दल की बैठक के बाद, या फिर मंत्रिमंडल का ही वो चेहरा होगा जो मुख्यमंत्री बनेगा। क्योंकि विधायक दल की बैठक अब मुख्यमंत्री जब इस्तीफा देंगे, इस्तीफा मंजूर होगा, उसके बाद ही होगी। तो आप कल का इंतजार करना होगा। कल तो इस्तीफा हो रहा है, इतना तय है। ठीक है, लौटेंगे आप दोनों के पास, लेकिन इस बीच बीजेपी सीधा और साफ सवाल ये कर रही है कि केजरीवाल ने कल ही इस्तीफा क्यों दिया और 48 घंटे में वो क्या सेटल करना चाहते हैं। आपने भी इसका जवाब दिया, सुनिए। तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है?
और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है? ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है? क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते, तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? उसका तो सिंपल सा रीजन है, आज संडे है और कल छुट्टी है ईद की, तो नेक्स्ट वर्किंग डे ट्यूसडे है, इसलिए 2 दिन का समय चाहिए।